तुम आसमान की तरफ देखते हो हसरत से कि शायद कोई शक्ति होगी जो तुम्हें ऊपर से देख रही होगी। पर क्या हो कि ऊपर वाला सिर्फ आपकी फिरकी ले रहा है। आपको काम करते स्ट्रगल करते देखकर उसका बस एंटरटेनमेंट हो रहा हो। कुछ ऐसा ही हाल था हमारे इन 5 एस्ट्रोनॉट्स का, जो एक स्पेसशिप में बैठकर निकले थे जीवन की तलाश में मंगल ग्रह की तरफ जाने को। लेकिन अचानक खबर आती है कि पृथ्वी पर न्यूक्लियर वॉर छिड़ चुका है। अब क्या ये पृथ्वी पर रहकर मरना पसंद करेंगे या मंगल ग्रह में उस जीवन की तलाश के लिए जाएंगे जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। शुरू करते हैं द ट्वाइलाइट जोन के 6वें एपिसोड को, द 6th डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहानी की शुरुआत होती है हमें ये बताते हुए कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर संतुलन है रिसोर्सेस का और जिंदगी का। यहाँ पर जिंदगी पलती है, बढ़ती है, जिसके कारण इंसानियत आज तक जिंदा है। इंसान में दया होती है, एक्सप्लोर करने की ताकत होती है। पर अब विकास के साथ साथ विकृति भी आती जा रही है। पर्यावरण लगातार बदल रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के कारण बहुत सारे जानवरों की स्पीशीज विलुप्त होती जा रही है। पर इंसान आपसी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े और वॉर्स के कारण अब इंसानी रेस के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इंसानों को बचाने का एकमात्र तरीका है कि मंगल में जीवन की तलाश की जाए। तो मंगल ग्रह में जीवन की तलाश करने जा रहे थे ये 5 एस्ट्रोनॉट्स। ये 5 एस्ट्रोनॉट्स थे इंचार्ज एलेक्सा, पायलट केसी, इंजीनियर रे, डॉक्टर कैथरीन और मिशन का सुपरवाइजर गैरी। इन 5 के साथ थी एक एआई असिस्टेंट टीना। टीना एक ऐसी एआई असिस्टेंट थी जो सिर्फ आवाज की कमांड को मानकर सारा काम कर देती थी। ये 5 मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले स्पेस मिशन का हिस्सा बनने वाले थे। काफी खुश थे, काफी प्राउड थे और खुशी में जोर जोर से गाना गा रहे थे कि अचानक इन्हें स्पीकर में आवाज आती है कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ चुका है। कोरिया के द्वारा छेड़ी गई एक न्यूक्लियर मिसाइल जल्द ही अमेरिका की तरफ आने वाली है और आधे घंटे में पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। इन सभी के हाथ पांव जम चुके थे, चेहरे पे पसीना था। ये कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ थे। वो आगे के कमांड के लिए बार बार बेस से कांटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बेस से कांटेक्ट टूट चुका था। वो इतने ज्यादा घबराहट में थे कि क्या करें क्या ना करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इस स्पेसशिप में रुके रहें और रुक के मंगल की तरफ जाएं, ऐसे मंगल ग्रह की तरफ जहाँ पर इंसानियत होगी भी या नहीं होगी उन्हें कुछ पता नहीं था, या फिर यहीं धरती पर रुक जाएं सबके साथ खत्म होने के लिए। वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और ऐसे में एलेक्सा जो इस पूरे मिशन की इंचार्ज थी, उसने होशो हवास में एक कठिन फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि हम आसमान की तरफ उड़ान भरेंगे क्योंकि जमीन में रहकर भी कोई फायदा नहीं है। इस बात से बाकी मेंबर्स राजी नहीं थे। एक अजीब सा तनाव पूरे स्पेसशिप में भर चुका था, लेकिन फिर भी एलेक्सा ने टीना को कमांड दिया कि स्पेसशिप को उड़ाया जाए। एआई असिस्टेंट टीना ने इस बात को मानी और अगले ही पल स्पेसशिप आसमान की तरफ उड़ने लगा था। बाकी फ्लाइट मेंबर्स की आंखों में आंसू थे। इस न्यूक्लियर वॉर में पूरा अमेरिका तबाह हो चुका था, यानी उन सभी के परिवार भी खत्म हो चुके थे। वो अपने परिवार से दूर जा रहे थे और उन्हें यकीन था कि वो उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। आंखों में आंसू लिए वो चाहते थे कि एक बार वो स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी की तरफ देखें, लेकिन क्या देखेंगे? आग में जलता हुआ एक गोला। ऐसे में एलेक्सा ने सभी को कमांड दिया कि खिड़कियों को ना खोला जाए। रोते धोते वो स्पेस मिशन पे चले जा चुके थे। जिस टेक्नोलॉजी ने इन्हें आसमान में उड़ाया था, उसी टेक्नोलॉजी ने इनकी पूरी जमीन को खत्म कर दिया था। अब इनकी हालत को समझने के लिए आप ऐसा सोच कर देखिए कि आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं और पीछे आपका पूरा शहर ही जल जाए। क्या करेंगे? ऑफिस जाएंगे या घर की तरफ जाएंगे? ये 5 लोग टिन के डब्बे में बैठे हैं जिसे ये स्पेसशिप कहते हैं। बाहर इंसानियत मौत के डीजे में डांस कर रही है, वही दूसरी तरफ इनके स्पेसशिप में एक अजीब सी शांति है। ये जिस दुनिया को बचाने के लिए मार्स जा रहे थे, वो दुनिया पूरे तरीके से मैप से गायब हो चुकी थी। स्पेसशिप में भले शांति थी, पर इन सभी के मन में बहुत सारे तूफान उठ रहे थे। ये आपस में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि ये मार्स में आखिर करने क्या जाएंगे, क्या होगा इनका, क्यों ये कर रहे हैं उस चीज को जिस चीज को भोगने के लिए कोई इंसान बचा ही नहीं। गैरी कुछ ज्यादा ही छटपटा रहा था। वो काफी इंटेलेक्चुअली कहता है कि एक बहुत बड़ी थ्योरी है द ग्रेट फिल्टर। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार अगर कोई बहुत बड़ी इंसानी सभ्यता होगी भी जो पृथ्वी से अलग पनप रही होगी, तो वो विकसित होने के बाद खुद को ही खत्म कर लेगी, जैसे अभी इंसानों ने पृथ्वी का हाल किया। और दूसरी बात,
द ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार अगर वो दूसरी सभ्यता हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस है तो हमारे मिलने से पहले ही वो हमसे मुलाकात कर लेती, लेकिन अभी तक किसी भी स्पीशीज ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, तो क्या पता मंगल ग्रह में जीवन हो भी ना। इस तरीके से वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। टीम का एक मेंबर सजेस्ट करता है कि वो जिंदगी भर पृथ्वी का ही चक्कर मारते रहेंगे। स्पेसशिप में जब तक ईंधन होगा वो पृथ्वी का चक्कर मारेंगे, जिसके बाद ये पृथ्वी के खुद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर घूमते रहेंगे। इस तरीके से वो सरवाइव कर लेंगे। लेकिन कमांडर एलेक्सा का कहना था कि इन सब से क्या फायदा, उनके पास सप्लाईज भी काफी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी काफी लिमिटेड हैं और ईंधन भी लिमिटेड है। उन्हें मार्स में जाना चाहिए, उस मिशन के लिए जिस मिशन के लिए इन्हें ट्रेन किया गया है। इंसानों में कोई नहीं बचा तो क्या, हम 5 बचे हैं, हम शायद इंसानियत को फिर से विकसित कर पाएं। तो बस मन में थोड़ा सा जोशो खरोश लेकर ये 280 दिन की उस यात्रा पर निकल गए जिसे मंगल यात्रा कहा जाता था। लेकिन क्या इन 280 दिनों तक इनका ये मोटिवेशन रहने वाला था? 230 दिन सफर को बचे थे। पूरे स्पेसशिप में एक अजीब सा सन्नाटा था। सभी सदमे में डूबे हुए थे, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था। थोड़ी बहुत कॉल घर की तरफ लगाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन कोई भी कॉल कनेक्ट ही नहीं होती थी, क्योंकि पृथ्वी पे न्यूक्लियर वॉर के वजह से सारे कम्युनिकेशन खत्म हो चुके थे। कमांडर एलेक्सा जानती थी कि इन सब चीजों से उसके सभी मेंबर्स का मानसिक संतुलन हिल रहा है। वो और हताश होते जा रहे हैं कि उनका परिवार खत्म हो गया है। तो ऐसे में वो एक कठोर डिसीजन लेती है। वो एआई असिस्टेंट टीना को कमांड करती है कि बिना मेरी परमिशन के कोई भी घर में कॉल ना करे, जिससे बाकी 4 मेंबर ऑब्वियसली बहुत नाराज थे। उन्हें लगता है कि एलेक्सा उनके साथ तानाशाही कर रही है, लेकिन एलेक्सा सिर्फ उनके मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब बिना एलेक्सा के परमिशन के कोई भी बाहर कॉल नहीं कर सकता था। तो ऐसे में सनकी गैरी जाता है एआई टूल्स में छेड़छाड़ करने के लिए। वो जब एआई असिस्टेंट टीना के डिस्प्ले में कुछ चेंजेस कर रहा था तो उसे एक मानवीय आकृति उभरती हुई नजर आती है। डर से गैरी सब पका जाता है, जिसके बाद वो दोबारा कभी टीना के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। लेकिन ये आकृति थी क्या, ये हमें आगे पता चलेगा। अब इनके सफर में सिर्फ 188 दिन बचे हुए थे। ये सभी मिलकर खाना खा रहे थे और इनके फेवरेट टीवी शोज की बात कर रहे थे। अचानक स्पेसशिप का लाइट गोल हो जाता है। एलेक्सा कमांड देती है, टीना लाइट ऑन करो, और स्पेसशिप में फिर से उजाला हो जाता है। अब क्योंकि पृथ्वी उड़ चुकी है तो ऐसे में इनके स्पेसशिप को हर मंथ जो रिपेयरिंग के लिए सिस्टम चाहिए होते थे वो सिस्टम ये ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। इनका सिस्टम धीरे धीरे मेंटेनेंस न मिलने के कारण कमजोर होते जा रहा था, जिसके ग्लिच उन्हें कभी कभी नजर आते थे। अब ये ऐसे ही अपनी बातचीत को जारी रखते हैं कि बातों ही बातों में सनकी गैरी फिर से खाने के फ्लेवर्स का बात करने लगता है। उसका कहना था कि कैसे उनके खानों का टेस्ट सेम आता है। अब ये तो आएगा ही, ये कोई रियल फूड नहीं था, ये स्पेसशिप में अवेलेबल ऐसा फूड था जो काफी लंबे समय तक खराब ना हो। गैरी अपनी बातों को आगे फिर से बताने लगता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हम सभी किसी सिमुलेशन के अंदर हैं। असली में कोई हमला हुआ ही नहीं है। हम सभी अपने टीवी शोज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम जल्दी ही पृथ्वी पे वापस जाएंगे और इन शोज को फिर से देखने लगेंगे। अब गैरी की बहकी बातों को सुनकर एलेक्सा का मूड खराब हो जाता है और वो गैरी से कहती है कि पता नहीं आगे का सफर मैं तुम्हारी बकवास को झेलते हुए कैसे बिताऊंगी। कुछ टीम मेंबर्स का तो मूड भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी, पृथ्वी तबाह हो चुकी है। गैरी को भी ऐसी उल फुजुल बातें नहीं करना चाहिए, चाहे ये मजाक ही क्यों ना हो। अब सफर को खत्म होने में सिर्फ 155 दिन बचे थे। एलेक्सा छुपकर अपने घर में कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ वॉइस मैसेज की आवाज आती है। अब इस वॉइस मैसेज में अपने परिवार के मेंबरों की आवाज सुनकर वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसे भी यकीन था कि वो अब इनसे कभी नहीं मिल पाएगी। कि अचानक उसे कुछ आवाज आती है। ये आवाज उसके केबिन के बाहर से आ रही थी। जब वो केबिन के बाहर आती है तो वो देखती है कि केसी और रे एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे थे। अब ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह वो टीम के सभी मेंबर्स के सामने केसी और रे को डांट लगाती है। वो कहती है कि उनके स्पेसशिप में ऑलरेडी सप्लाईज बहुत कम है, ऑक्सीजन की कमी है, खाने की कमी है, तो ऐसे में वो एक और जिंदगी का बोझ नहीं झेल सकते। केसी और रे इन सब से काफी ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, लेकिन गैरी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शर्म से तो अभी कंधा झुकाए हो, कल तो बहुत कुछ खड़ा था। अब ये सुनकर केसी और रे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गैरी की ये बार बार की मजाक से उनका दिमाग खराब होते जा रहा था, पर ये सही समय नहीं था इन सब बातों को आगे बढ़ाने का, तो वो अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। अब सफर को सिर्फ 134 दिन बचे थे।
हम देख पाते हैं डॉक्टर कैथरीन और एलेक्सा आपस में बात कर रहे थे। डॉक्टर कैथरीन को इस मिशन में असाइन किया गया था बाकी एस्ट्रोनॉट्स की सेहत का ध्यान रखने के लिए, और कैथरीन नोटिस कर रही थी कि कमांडर एलेक्सा कुछ ज्यादा ही सो रही है। तो वह एलेक्सा से पूछती है कि क्या उसकी तबीयत ठीक है। एलेक्सा का कहना था कि जब वो सोती है तो उसे उसके परिवार के सपने आते हैं। सपने में ही सही वो खुश रहती है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताती है, लेकिन जब वो जागती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी नाइटमेयर का सामना कर रही है। उसे सोना बस पसंद है। कैथरीन को सुनकर खुशी होती है और वो भी अपने निजी पल की कुछ यादें उससे साझा करती है। अब सफर को सिर्फ 115 दिन बचे थे। रे बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कोई जवाब आने की उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन अचानक उसके स्पीकर से एक डिस्टॉर्टेड आवाज आती है। मैं तुम्हारे राज जानता हूँ और तुम मेरे। तुम मेरा बताओ, मैं तुम्हारे राज बताऊंगा। रे इस आवाज को सुनकर कांप जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई एलियन उससे कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन अचानक फ्रीक्वेंसी चेंज करने से वॉशिंग पाउडर निरमा का एडवर्टाइजमेंट चलने लगता है। रे की थोड़ी बहुत होप थी कि उसका कांटेक्ट किसी से तो हुआ है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये आसपास में कोई टीवी चैनल की फ्रीक्वेंसी उसने कैच कर ली थी। रे की उम्मीदें टूट जाती हैं। हम यहाँ पे दूसरी तरफ सन की गैरी को देख पाते हैं। गैरी बाथरूम में जाता है, वो पाइप से पानी पीता है कि अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। गैरी को ऐसा लगता है कि बाहर से आवाज जो आ रही है वो बारिश के बूंदों की आवाज है। वो बाथरूम करने वाले कंपार्टमेंट को खोलता है और वहां पर अपने हाथ डालकर दीवार को छूने की कोशिश करता है। दीवार में चिपचिपा लिक्विड लगा हुआ था। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को गैरी डायरी में नोट कर लेता है। हमें लग रहा था कि गैरी सच में पागल हो गया है, वो ऑब्सेसिव हरकतें कर रहा है, वरना कोई पेशाब करने वाली जगह को हाथ से क्यों छुएगा। लेकिन इसका खुलासा तो आगे ही जाकर होगा कि गैरी सच में सनकी है या उसके दिमाग में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो बाकी कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। सफर में अब सिर्फ 76 दिन बचे थे। कमांडर एलेक्सा का आज बर्थडे था। इस स्पेसशिप में आज बहुत दिन बाद खुशी का माहौल था। सभी डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे कि इन सब के बीच डॉक्टर कैथरीन टूट जाती है। उसे घर की याद आने लगी थी। उसे पता था कि ये गाने वो कभी नहीं सुन पाएगी। इन गानों के साथ वो अपने परिवार में कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएगी। कैथरीन को लग रहा था कि उसने एलेक्सा का पूरा बर्थडे बर्बाद कर दिया है, लेकिन अचानक गैरी यहाँ पर ठहाके मार मार के हंसने लगता है। गैरी का कहना था कि उसके पास एक ऐसा बर्थडे गिफ्ट है जो उन सभी के लिए है और उन्हें रोने की जरूरत नहीं है। रोने की कोई वजह ही नहीं है, ये सब नकली है। गैरी आगे कहने लगता है कि जब से हम स्पेसशिप में आए हैं तब से वो डेटास कलेक्ट कर रहा है और ये कुछ भी रियल नहीं है, ये सब कुछ एक सिमुलेशन है। जरा सोच के देखो कि हम जैसे ही लॉन्च करने वाले हैं वैसे ही हम पे न्यूक्लियर हमला हो जाता है। इस चीज की मैथमेटिकल संभावना 7 करोड़ में से 1 है। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी गैरी की बातों को सुनकर हैरान थे। वो उसे शांत होने कह रहे थे क्योंकि कैथरीन की हालत और खराब होती जा रही थी और आज एलेक्सा का बर्थडे भी था। उन्हें कोई भी तमाशा नहीं चाहिए था। लेकिन अचानक एआई असिस्टेंट टीना उन्हें आगाह करती है कि एक खतरनाक सोलर फ्लेयर उनकी तरफ आ रही है। सभी टीम मेंबर गैरी को छोड़कर सेफ्टी के लिए अपने अपने एक्शंस लेने लगते हैं, पर गैरी यहाँ पे कंटिन्यूअसली बोलते रहता है। गैरी का कहना था कि ये सोलर फ्लेयर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है ताकि उसकी बातें कंप्लीट ना हो, लेकिन वो अपनी बातें कंप्लीट करके रहेगा। ये सब सिर्फ सिमुलेशन है ताकि हमारी मेंटल टफनेस को टेस्ट किया जा सके। हमें टेस्ट किया जा सके कि हम मार्स जाने के लायक हैं या नहीं। हमें कभी लॉन्च किया ही नहीं गया, हमें सिर्फ एहसास कराया गया कि हम लॉन्च हुए हैं और कोई हम पे नजर रख रहा है। मैंने एआई असिस्टेंट टीना की स्क्रीन पर एक इंसानी आकृति उभरते हुए देखी, जैसे कोई हम पर लगातार नजर रखे हुआ है। कोई देख रहा है कि हम प्रेशर के सिचुएशन में भी कैसे एक्ट करते हैं। डॉक्टर कैथरीन अपना धर्म निभा रही थी। वो बार बार गैरी को समझाती है कि देखो मैं समझ रही हूँ, पर तुम प्लीज अपने केबिन में जाकर बैठो। सोलर फ्लेयर से हम जल सकते हैं। और यहाँ पर स्पेसशिप में यहाँ वहाँ आग लगने लगी थी, जिसको बुझाने का भी इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन गैरी अपनी बातों को लगातार बोलते जा रहा था। गैरी का कहना था कि हमसे झूठ बोला गया है कि हमारा परिवार मर गया है। मैं इतने सालों से यहाँ का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी का स्वाद नहीं बदला है, बारिश की आवाजें अभी भी बाहर से आती है। यहाँ तक कि मैंने अपने खुले हाथों से पेशाब करने वाली जगह को छू कर देखा है। इतनी ठंडी जगह स्पेस में क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए था, पर वहाँ सिर्फ गिल्लापन था, कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं था। गैरी लगातार बोले जा रहा था और सोलर फ्लेयर के कारण गर्माहट बढ़ती जा रही थी। बाकी सभी टीम मेंबर चिल्ला चिल्ला के गैरी को बुला रहे थे, लेकिन गैरी आ ही नहीं रहा था और ये कोई सही वक्त नहीं था गैरी की बातों को सुनने का। तो गैरी को छोड़कर ही सब सेफ्टी सीट पर बैठ गए। गैरी यकीन दिलवाने के लिए
उन सभी से कहता है कि ये सोलर फ्लेयर भी एक सिमुलेशन है। मैं अभी स्पेसशिप का दरवाजा खोलूंगा और बाहर की तरफ जाकर प्रूफ करूंगा कि सोलर फ्लेयर असली नहीं है। गैरी स्पेसशिप को खोलने के लिए जाने लगा, लेकिन अगर स्पेसशिप को खोला गया तो इस आग में सब कुछ जल जाएगा। एलेक्सा और बाकी टीम मेंबर्स ने सेफ्टी के लिए बाकी दरवाजों को बंद कर दिया ताकि गैरी के दरवाजा खोलने से ज्यादा कुछ नुकसान ना हो, पर गैरी अपने पागलपन में दरवाजे को खोल देता है और अगले ही पल उसकी आंखों में सोलर फ्लेयर की भयानक चमक नजर आती है। लगता है गैरी फ्लेयर की चपेट में आ चुका था। अब इनके सफर को 67 डेज बचे हुए थे। ये साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि गैरी के दरवाजा खोलने से काफी तबाही मची थी। डॉक्टर कैथरीन बाथरूम में जाकर जांच करती है कि क्या गैरी ने जो कुछ कहा वो सच था, लेकिन मजे की बात ये थी कि बाथरूम के चैम्बर्स में क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, यानी गैरी ने झूठ कहा था, पालतू ही मर गया वो। क्रू मेंबर को गैरी को खोने का दर्द था क्योंकि गैरी उनका दोस्त था, चाहे जैसा भी हो। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि गैरी अभी भी उनके आसपास है। वो गैरी को फील कर पा रहे थे। तो ऐसे में माहौल को ठंडा करने के लिए केसी मस्ती मजाक में अपने मिडिल फिंगर को रेस करके गैरी की आत्मा को उकसाने लगता है। सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर कैथरीन का कहना था कि गैरी की मौत कोई रोमांटिसाइज करने की चीज नहीं है। वो ऐसी मौत मरा है जो शायद किसी को भी नसीब ना हो। ये पूरी दुनिया का सबसे तन्हा आदमी होगा जो मरने के बाद भी अकेला है और उसकी बॉडी को कोई अंतिम संस्कार नहीं मिला। ये सुनकर सभी फिर से उदास हो जाते हैं। अब वो दिन आ चुका था जब इनका यान मंगल ग्रह पर उतरने वाला था। ये सभी अपने सूट्स पहन लेते हैं और सेफ्टी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। दरवाजा खुलता है। उनके सामने थी लाल जमीन और लाल आसमान। वो मंगल ग्रह में आ चुके थे। वो हंस रहे थे कि गैरी फालतू ही मर गया, देखो वो मंगल ग्रह में आ चुके हैं, यानी उन्होंने ग्रेट फिल्टर को पास कर दिया है। अब वो नई सभ्यता को खोजेंगे और शायद इंसानियत को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। अचानक हमें कैमरा जूम आउट होते हुए नजर आता है। हमें नजर आता है एक बड़ा सा मंगल ग्रह जिसे एक बड़ी सी स्क्रीन में कोई देख रहा है। स्क्रीन के बाहर हमें आवाज आ रही है जो कह रहा है, इंसान सच में मेहनती होते हैं, उन्होंने ग्रेट फिल्टर को पार कर लिया है। मोस्टली जीवित जीव ये नहीं कर पाते हैं, पर इंसान ऐसा करने वाली पहली सभ्यता है। उन्होंने इन दूरियों को मिटा दिया है, यानी इंसान सच में काबिल है। वक्त आ चुका है कि अब हम इंसानों से मिले। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन्स लगे हुए थे, इसमें अलग अलग सभ्यताओं के वीडियो चल रहे हैं। यानी गैरी ने सच कहा था, ये कुछ भी असली नहीं है, ये सिमुलेशन है और कोई दूर से इन्हें देख रहा है। और हम देख पाते हैं कि इन सिमुलेशन के बीच में गैरी भी है जो अजीब से चिपचिपे लिक्विड में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है और उसकी आंखों में इन सभी स्क्रीन्स की रिफ्लेक्शन दिख रही है। गैरी की स्माइल ये बता रही थी कि उसने सच कहा था। वो डिस्टॉर्टेड आवाज हमें फिर सुनाई देती है कि इंसान सच में मार्वलस होते हैं। उनमें से एक ने तो हमारे सिमुलेशन को भी पार कर लिया और हमारी सच्चाई जान ली है, यानी इंसानों में कुछ तो खास होता ही है। यानी गैरी सच कह रहा था। उसने जो भी ऑब्जर्व किया था वो सच था। यानी गैरी को जो दिखा उसने उस पर भरोसा किया, लेकिन बाकी मेंबर्स को वो चीज नहीं दिखी। तो ऐसे में भरोसा किस पे की जाए? जो दिख रहा है उस पर, जो ना दिख रहा है उस पर। इसी ट्विस्टेड एंडिंग के साथ द ट्वाइलाइट जोन का ये एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड हमें बताता है द 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी महसूस करने के 6 डायमेंशन होते हैं। पर अगर आपको वो 6 डायमेंशन मिल चुके हैं, क्या तब भी आप आजाद हैं? वास्तव में ये 5 मेंबर्स कभी मार्स पर गए ही नहीं थे। ये सच में एक सिमुलेशन था जो इंसानी प्रवृत्ति को चेक करने के लिए किया गया था। पर किया किसने था? एलियंस ने। इस पूरे एपिसोड में कहीं भी एलियंस के नाम को नहीं लिया गया है, ना उनकी सूरत को दिखाई गई है। पर कोई ना कोई एडवांस सिविलाइजेशन है जो हमें देख रही है। वो हमारे सामने आए या नहीं, उसके लिए हमें इमोशनली टेस्ट कर रही है। और इस टेस्ट की कीमत क्या थी? पूरी पृथ्वी तबाह कर दी गई थी। गैरी समझ गया था, पर वो मुंहफट था, बदतमीज था, बोरिंग था, इसलिए उसकी थ्योरी सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट जब वो सच बताया तो सोलर फ्लेयर का सिमुलेशन चालू कर दिया गया, जिससे गैरी को एलिमिनेट कर दिया गया और बाकी मेंबर्स उसकी थ्योरीज को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे। जिसके तुरंत बाद ही क्रिस्टलाइजेशन को शुरू किया गया, यानी जो एरर्स को गैरी ने हाईलाइट किया था उन सभी एरर को फिक्स किया गया ताकि एक परफेक्ट सिमुलेशन को रन कराया जा सके। इस कहानी का मोरल क्या है? हमें लगता है कि कोई हमारी मदद करने आएगा। हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष हो सकता है कि किसी ऊपर वाले के लिए सिर्फ एक टाइम पास हो, जैसे बिग बॉस की तरह कोई हमारी रोजमर्रा की हरकतों को देख रहा है, नोट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अंडररेटेड शोज के लिए
और तब तक सोचिए कि कहीं आप भी किसी के लिए कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया तो नहीं।